भारत में, हमारे भारत में अनुबंधित, अनुबंधित श्रमिकों का जाना, श्रमिकों की बात कर रहे थे ना, श्रमिकों का जाना। अब देखो ये क्या होता है, अनुबंधित गिरमिटिया है, क्या नाम आया, गिरमिटिया, गिरमिटिया, गिरमिटिया श्रमिक। को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, वही वृद्धि के साथ साथ क्या होता, जनता, जनता में कष्ट भी पैदा होते हैं, भाई जनता में कष्ट आ रहे थे, जनता में कष्ट उत्पन्न हो रहा था। जनता में कष्ट उत्पन्न, और कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी। भाई कुछ की तो आय में वृद्धि हो रही थी, एक की तो आय में वृद्धि हो रही थी, ठीक है ना, और इधर दूसरी तरफ जो गरीब, इसमें क्या हो रहा था, इनका स्तर गिर रहा था, बेहिसाब गरीबी। और कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति हुई, कुछ क्षेत्रों में क्या हो, भारी तकनीकी प्रगति हो गई, और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों ने क्या किया, इजाज की दुनिया थी। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों को, खादानों को और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम आने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था, दूर दूर के देशों में। और भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत, इनका जो ये नाम है, ये देखो क्या, इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। ये देखो क्या, अनुबंध या एग्रीमेंट, एग्रीमेंट या अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। और इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागान में 5 साल काम कर लेंगे, कितने, जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो मजदूर अगर अपने मालिक के पास क्या करेंगे, 5 वर्ष, 5 वर्ष काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। कहां लौट सकते हैं, स्वदेश, लौट सकते हैं। और भारत में ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे, ठीक है। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे। कुटीर उद्योग, क्या बदलाव आए, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे और जमीन का बड़ा भाड़ा जो है बढ़ रहा था। कुटीर उद्योग क्या हो रहे, खत्म हो रहे थे, और जमीन का भाड़ा, किराया बढ़ रहा था। खानों और बागानों के लिए जमीनों को साफ किया जाने लगा, किसके लिए, खानों को, जितनी खाने थी, जितने बागान थे, उनको क्या किया जाने लगा, साफ, जमीनों को साफ किया जाने लगा। और इन परिवर्तनों से क्या हुआ, गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा, ठीक है। क्यों, व्यवस्था जानते हैं, देखो वे बटाई पर जमीन तो ले लेते थे, पिटाई, एक होती है बटाई और एक होती है पिटाई, है ना। बटाई और पिटाई में क्या अंतर है, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न कल छपेगा आपके टेस्ट में, ठीक है। देखो बटाई क्या होती है, वे बटाई पर जमीन तो ले लेते थे लेकिन उनका भाड़ा नहीं चुका पाते थे, क्यों,
क्योंकि उन पर कर्जा चढ़ने लगा था और काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। तो अब जब घर बार उन्होंने छोड़े तो भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह मुख्य था, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। तमिल आप्रवासी और मलाया जाकर काम करते थे। तमिल आप्रवासी सिलोन और मलाया जाकर काम करते थे। जो तमिल थे, तमिल के थे, कहां पर? गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। और तमिल के क्या थे? तमिल आप्रवासी सिलोन और मलाया जाकर क्या करते थे? काम करते थे। क्या काम करते थे? जूता चप्पल बेचते थे, हैं, है ना। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम में चाय बागानों में काम करने के लिए भी ले जाया जाता था। असम में चाय का उत्पादन होता ना, असम हमारे देश, हमारे विदेश में कि देश में, बताओ? असम देश में कि विदेश में? तो असम में देखो चाय उत्पादन, चाय बागानों में काम करने के लिए भी ले जाया जाता था। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। जो भर्ती व्यवस्था थी, ठीक है ना, तो ये क्या थी? एक व्यवस्था थी, ठीक है ना। क्या थी? व्यवस्था थी, भर्ती व्यवस्था, ठीक है ना। क्या थी? एक भर्ती व्यवस्था है और उसी के तहत आज आप भी पुलिस कांस्टेबल और ये सब लगते हैं, ठीक है ना। भर्ती व्यवस्था, व्यवस्था कैसी थी वो भर्ती व्यवस्था? देखो भाई, आप भी अगर उत्तराखंड पुलिस, यूपी पुलिस, है ना, एमपी पुलिस, एचआर पुलिस, जितने राज्य उतनी पुलिस। एक तो क्योंकि पुलिस कैसी होती है? पुलिस के बल दो तरह के होते हैं, एक राज्य स्तर पर होता है और एक केंद्रीय स्तर पर होता है, ठीक है ना। तो पुलिस बल हमारा है उत्तराखंड पुलिस, यूपी पुलिस। तो मजदूरों की भर्ती देखो कैसे होती थी, है ना, उस समय। आज हम ये प्रक्रिया देखो आज भी तो होती है। अब आप पुलिस में भर्ती अगर होना चाहते हैं, आप क्लर्क बनना चाहते हैं, आप डीएम बनना चाहते हैं, आप एसडीएम बनना चाहते हैं, आप चाहे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, देखो, ठीक है ना, पेपर नहीं होता है, वरना तो राष्ट्रपति भी बन सकते थे आप, है ना। प्रधानमंत्री भी आप बन सकते थे, लेकिन वो उनके क्या चुनाव होते हैं ना, चुनाव प्रक्रिया है ना। एक व्यवस्था है ना, चुनाव व्यवस्था है, उसको भी हम जानेंगे। और प्रक्रिया है, भर्ती भी प्रक्रिया है। अब पुलिस बनने के लिए आप, कोई पुलिस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई कोई मास्टर बनेगा, है ना, कोई पागल बनेगा, कोई बेवड़ा बनेगा, कोई डॉक्टर भी बनेगा, है। तो अब देखो, आप समझते हैं इस व्यवस्था को। मजदूरों की देखो भर्ती का काम कौन करते थे? एजेंट, एजेंट, जिनको हम दलाल भी बोल सकते हैं ना, दलाल भी हम बोल सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए? एक अच्छा सा शब्द है, बिचौलिया। बी कैसे लिखेंगे? बिचौलिया, ठीक लिखा है मैंने, है, बिचौलिया। देख लेना, चेक करना, शुद्ध वर्तनी के हिसाब से गलत भी हो सकता है भाई, है ना, ठीक है। लेकिन बात को समझते हैं, क्या? बिचौलिया, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। तो ये जो भर्ती प्रक्रिया थी, जो श्रमिकों की भर्ती प्रक्रिया थी, वो एजेंटों के द्वारा की जाती थी, ठीक है ना, ठीक। और एजेंटों को क्या मिलता था? कमीशन मिलता था इनको। इनको क्या मिलता था? इनको मिलता था कमीशन, कि भाई तुम जो है श्रमिक लाओ और हम आपको क्या देंगे? कमीशन देंगे। बहुत सारे आप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे, इनकी शर्तों को मान लेते थे। कहीं चलो भाई, इस जो है ना उत्पीड़न से, इस गरीबी से बचने के लिए, चल भाई हमने साइन कर दिया और बन गए। और एजेंट भी भावी आप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे, ठीक है ना। उनको क्या करते थे? झूठी जानकारी देते थे, अधूरी जानकारी देते थे।
कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा, और नई जगह पर काम व जमीन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे प्रवासियों को देखो क्या हुआ, तो यह भी नहीं बताया गया था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है। ठीक है ना, बस एग्रीमेंट दिखाया, ठीक है, एग्रीमेंट दिखाया, अच्छा बाबूजी ठीक है, साइन कर दिए और भर दिया जहाज में, और आगे कुछ पता ही नहीं है ना, कि कहा कि हमें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है, ये भी नहीं पता चलता था किसी को। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था, अब देखो कोई एसआरडीएल भी होगा तो नहीं होता था, तो एजेंट उसका अपहरण कर लेते थे। ठीक है ना, कि खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। ठीक है ना, या तो एग्रीमेंट साइन करो और चलो, नहीं तो क्या कर लेंगे, अपहरण कर लेंगे। अपहरण कर लेते थे, किडनैप कर लेते थे। और 19वीं सदी के इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम भी दिया। क्या दिया इसको, नई दास प्रथा, नई दास प्रथा। ठीक है ना, नई दास प्रथा। और आज अगर हम देख लें तो आप देखते हैं ना, स्टाम्प स्टाम्प पेपर आता है ना, ठीक, उस पर कुछ शर्तें लिखकर, ठीक है ना, और लोगों को ठुल्लू बना दो। ठीक है ना, और ये आ गए, एग्रीमेंट करो, ठीक, नहीं करो तो किडनैप। बहुत सारी ने क्या क्या नई दास प्रथा है भाई, ये नई तरह की दास प्रथा है, दास बना लिया। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे यहाँ के हालात वैसे नहीं है। नई जगह की जीवन व कार्य स्थितियां कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। कानूनी अधिकार उनको कहने भर को भी नहीं थे कि कह ही दें। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के लिए अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में चले गए, अब कुछ ना कुछ मरता क्या ना करता, बहुत सारे क्या वो जंगलों में चले गए। और अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते थे तो उन्हें भारी सजा होती थी। जो मजदूर भाग गए और भाग के रह रहे हैं और वो पकड़ लिया उनको, तो उनको भारी सजा से जो है नवाजा जाता था। इसके बावजूद भी मजदूरों ने क्या किया, जिंदगी बसर करने के रास्ता ढूंढ निकाले थे एकदम। और अगर गलती से, अब जो जंगल में भाग गए उनको गलती से उन मजदूरों को पकड़ लिया तो उन्हें जो है क्या भारी सजा दी जाती थी। बहुतों ने तो अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत भी और सामूहिक भी आत्म अभिव्यक्ति के नए रूप की खोज कर ली। क्या कर लिया, एक नया रूप धारण कर लिया उसने। सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। मुहर्रम को, किसको, मुहर्रम को, मुहर्रम सालाना जुलूस को क्या किया गया, एक विशाल उत्सवी मेले के रूप दे दिया गया। बहुतों ने तो क्या किया, अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का समीकरण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मभिव्यक्ति के नए रूप की खोज कर ली। और त्रिनिदाद में क्या क्या देखो, त्रिनिदाद, मैं यहां शब्द लिख रहा हूं, क्या, त्रिनिदाद। त्रिनिदाद, इन्होंने क्या किया, इनमें देखो क्या हुआ, मुहर्रम के लिए क्या किया, सालाना जुलूस, एक इनका समूह पूरा था, विशाल उत्सव मेले के रूप में दिया गया। इस मेले को होसे या इमाम हुसैन के नाम पर, इसके इमाम हुसैन के नाम पर क्या किया गया, इसका नाम दिया गया। और उसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार जिसे जमैका के रेगे, जमैका गए हैं आप, नहीं गए, देखो जो नहीं गया है ना वो अभी जो है
जा सकता है ना, ठीक, वो जा सकता है बिल्कुल। नहीं जा सकता, जा सकता है। गायक हुए देखो बॉब मार्ले। कौन हुए गायक? गायक, एक गायक हुए, हुए बड़े खतरनाक गायक थे, बॉब मार्ले। अब है कि नहीं मुझे नहीं जानकारी है, ठीक है ना, ठीक है ना, मैंने ज्यादा जानकारी नहीं निकाली इनके बारे में, ठीक है ना, मैं पीएचडी धारक नहीं हूं, है ना। देखो बॉब मार्ले ने क्या किया, ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया। भारतीय आप्रवासियों और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। त्रिनिदाद और गुनाना में शहर पड़ता है, मशहूर शहर पड़ता है क्या, चटनी म्यूजिक, क्या, चटनी म्यूजिक, चटनी म्यूजिक भी। भारतीय आप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ये एक उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का क्या है, अंग थे। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिनमें अलग अलग स्थानों की चीजों को आपस में घुल मिल कर, आपस में मेल जोल के साथ, घुल मिल के साथ, और उनकी मूल पहचान और विशिष्टताएं गुम हो गई, ठीक है ना, जो उनकी मूल विशिष्टताएं थी वो गुम होती चली गई थी और बिल्कुल नया रूप सामने आ गया था। ज्यादातर अनुबंध श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद भी वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से भी अधिकांश केवल कुछ समय बाद बिताकर फिर अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा पाई गई, ठीक है ना, क्या पाई गई, भारतीय मूल। आप सुनते हैं ना, आप देखो अमेरिका में भारतीय मूल के, पाकिस्तान और कनाडा में भारतीय मूल के, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की, नहीं सुनते हैं, सुनते हैं ना। तो इसलिए वहां बिताकर रह गए, अपने ठिकानों को क्या कर लिया गया, वापस चले गए। और इन देशों में क्या है, भारतीय मूल के, क्या कहेंगे अब उनको हम, वास्तविकता में भारतीय मूल, भारतीय मूल के। समझ पाए भारतीय मूल क्या हुआ ये, हाँ, आप बताओ। संख्या ज्यादा पाई गई, समझ गए ना। देखो क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार हैं एक हुए, क्या नाम है उन साहित्यकार का, नाम है वीएस नायपॉल। क्या नाम है उनका, वीएस नायपॉल, वीएस नायपॉल। कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी शिवन सेन, चंद्रपॉल और राम नरेश सरवन का नाम भी सुना होगा, नहीं सुना होगा, इतिहास में देख लेना पलट के आप। क्या आपको भी कभी लगता था या लगता है कि उनके नाम हम भारतीय जैसे क्यों हैं? इनकी वजह यही है कि वे भारत से गए अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं, समझ गए, भारत से ही गए अनुबंधित श्रमिकों के, मजदूर जो थे, मजदूर श्रमिक थे, उनके वंशज हैं। और 20वीं सदी के शुरुआती सालों में ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा को क्या करने लगे, इस प्रथा का विरोध करने लगे। उनकी राय में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इस दबाव के कारण 1921 में इसे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 1921 में इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 1921 में इसे कर दिया गया खत्म। लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जी रहे हैं। वहां के लोग उन्हें कुली मानते हैं। क्या मानते हैं वहां के लोग उन्हें, कुली।
और कुली और उनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव करते हैं। नायपॉल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में विद्रोह और परायपन के इस एहसास को खूब देखा जा सकता है। जो परायपन का ये एहसास है इसे खूब देखा जा सकता है। विदेशों में भारतीय उद्यमी कैसे हुए? विदेशों में भारतीय उद्यमी जो विदेश में कैसे हुआ, देखो मामला। भारतीय उद्यमी विश्व बाजार के खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बहुत बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था। भाई बैंक भी आ गया, बैंक व्यवस्था आ गई, बैंकों से पैसा लोन लिया जा सकता। लेकिन छोटे मोटे किसान क्या करते हैं, क्या होता, यहीं से देसी साहूकार। अब देखो बड़े बड़े तो भाई बड़े बड़े जो कारोबारी थे वो तो बैंक से पैसा ले लेते हैं, लेकिन जो देसी साहूकार, कौन? देसी साहूकार। अब आगे देखो साहूकार पे, देसी देसी साहूकार, साहूकार, देसी साहूकार, सही लिखा है मैंने, देसी साहूकार, साहूकार। हाँ बताओ बच्चे, साहूकार, महाजन, महाजन। आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं, मैंने क्या सिखाया है आपको? हाँ, इनके दृश्य देखे जा सकते हैं। क्या आपके अपने शिकारपुरी, श्रॉफ, नेट्टुरकोई, चेट्टियारी के बारे में सुना है? ये उनके बहुत सारे बेकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के निर्यात मुखी खेतों के लिए कर्ज देते थे। क्या देते थे? कर्ज देते थे। भाई बड़े जो व्यापारी थे उनको तो बैंक से मिल जाता था, लेकिन जो किसान थे, गरीब थे, इनको ये साहूकार, महाजन, देसी साहूकार, महाजन, ये क्या करते थे? चाटुकारिता जैसे होती है ना, ऐसे ही है, कर्जे लेते थे इनसे और उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहां तक कि उन्होंने क्या किया, व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों को देसी स्वरूप भी विकसित कर लिए। अफ्रीका में तो देखो क्या हुआ, यूरोपीय उपनिवेशकों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पूछे। भाई जो अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकार थे उनके पीछे पीछे भारतीय व्यापारी भी चले गए, ठीक है ना, भारतीय व्यापारी भी उनके पीछे पीछे चले गए, महाजन भी उनके पीछे पीछे चले गए। हैदराबाद सिंधी व्यापारी, सुना है? सिंधी, सिंधी, सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले और 1860 के दशक तक उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। 1860 के दशक तक बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए और इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थी। यह एक फलता फूलता कारोबार था। क्या था? यह एक फलता फूलता कारोबार था और क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था में भारत में पैदा होने वाली महीन कपास, भारत में कौन सी कपास होती है? महीन कपास, भारत में महीन कपास, कपास भी कौन सी? महीन, बारीक कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। कहां पर? ब्रिटेन में भी। और इसी कारण वहां के उद्योगपतियों ने क्या किया, सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगा दे और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। फलस्वरूप देखो क्या हुआ, ब्रिटेन
ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिया गया, टैक्स, और वहां महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपनी कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। नए नए सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों में बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। प्रतिस्पर्धा हो गई, अब क्या हो गई, प्रतिस्पर्धा। और यदि भारतीय निर्यात के आंकड़े का अध्ययन करें, अगर आंकड़े का अध्ययन करें तो क्या पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था। कितना था? 30% था, जो 1815 में घटकर 15 हो गया। 1815 में घटकर कितना हो गया? 15%। 1870 तक आते आते यह अनुपात केवल 3% रह गया। तो फिर भारत ने कितने चीजों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर भी एक नाटकीय कहानी सामने आती है, क्या? कि निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेजी से कच्चे माल का निर्यात बढ़ता जा रहा था। कच्चे माल का निर्यात बढ़ता जा रहा था। और 1812 के दशक तक या 1812 से 1871 के बीच कच्चे माल का जो निर्यात था 5% बढ़कर 5% से बढ़कर 5 से बढ़कर कितना हो गया भाई? 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया। 35%, 5% टू इंक्रीज 35%। कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाली नील की खेती हमने देखो ना, देखो जाके, इतना सब तो पढ़ा है, फेसबुक पे भी पढ़ा है, यूट्यूब पे भी पढ़ा है, देख लो जाके नील की खेती कैसे होती है, क्या लड़ाई हुई नील की खेती करने में, है ना। और नील का जज्बा कैसे लोगों ने जो है लोगों के दिलो दिमाग से निकला है। नील का भी कई दशकों तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा और 1820 के दशक से तो चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाने लगा। किसका निर्यात किया जाने लगा? अफीम का। अफीम का निर्यात किया जाने लगा बड़ी मात्रा में। और कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी। ब्रिटेन की सरकार क्या करती थी? भारत में अफीम की खेती करवाती थी ब्रिटेन की सरकार, और उसे चीन को निर्यात कर देती थी। देख रहे हो ब्रिटेन की कहानी भाई? ब्रिटेन सरकार ने क्या किया? अफीम की खेती भारत के खेतों में करवाई और उससे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। चीन से चाय खरीद ली और दूसरे पदार्थों का आयात कर लिया। और 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में, जो भारतीय बाजार हैं, ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादकों की बाढ़ सी आ गई। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न और कच्चे मालों से निर्यात में क्या हुआ? इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था भाई, ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज्यादा होती थी। समझ में आई? जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है ना। समझने वाली बात है, छोटी सी लेकिन बहुत गहरी है। अगर इस बात को समझ पाए तो इससे पहले जो मैंने बात बोली अच्छे से समझ में आ गई होगी आपकी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की व्यवस्था में रहता था। इसका मतलब यह है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था।
जो आपसी व्यापार करता था ब्रिटेन, उसमें हमेशा जो आपसी फायदा जो होता था वो ब्रिटेन को ही होता था। और ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापार के जो घाटे की भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसी ही काम करता है। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जा सकती है। और ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी के विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने के लिए अहम भूमिका अदा की। कैसे? ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसके तथाकथित होम चार्जेस, देसी खर्चे का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। समझ पाए बात को? नहीं समझ पाए हैं? नहीं? कष्ट के लिए खेद है कि नहीं? कोई दिक्कत?